मैं कह रहा था कि 20 साल और कई सवालों पर हम सब लोग बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए थे। थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई, मैं माफी चाहता हूं आप सभी लोगों से। मैं इस बात की शुरुआत इंद्रेश भाई से करना चाहूंगा कि जिन सवालों को लेके हम लोग आज बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये सवाल हालांकि 20 साल के नहीं हैं, बहुत पुराने सवाल हैं और लगातार उत्तराखंड में 40-50 सालों से उठाए जाते रहे हैं और उसके लिए समय समय पर आंदोलन भी होते रहे हैं। और इन्हीं सारे सवालों को लेकर हमने उत्तराखंड राज्य का संघर्ष हुआ, 42 शहादतें हुई, लेकिन वो सवाल अभी भी अनुत्तरित है, उनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। लेकिन इन सवालों पर हम लगातार बात तो करते रहते, करेंगे भी। लेकिन अभी जो इस साल कोरोना का संकट आया, जो कोविड-19 नाम से जो बीमारी आई, उसने देश के जो नीति नियंता है, जो हमारे देश का शासक वर्ग है, वो लगातार एक बात को ये कहता रहा है कि ये जो कोविड-19 से हमने नए अवसर पैदा किए हैं, और वो ये कह रहा है कि आपके जितने गांव में लोग वापस चले गए हैं, वो भी एक रिवर्स पलायन का एक रास्ता है और इसको अवसर मान के चलना चाहिए। और व्यवस्था जी ढंग से हमारे सड़क पर मरने वाले लोगों को, ट्रेन से मरने वाले लोगों को, क्वारंटाइन सेंटर में सांप के काटने से मरने वाले लोगों के दुखों को, कष्टों को अवसर में बदल देना चाहती है। आप मुझे थोड़ा सा पहले दौर में पहला जो संक्षिप्त आपका वक्तव्य इस बात पर दीजिए कि वास्तव में ये कोविड-19 के बाद जो कुछ बदला है, उसमें इस समय हमारे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम अभी एड्रेस करें और जिन पर हम बातचीत करें। देखिए चारुदा, जो बात आपने कही कि कोरोना के बारे में कहा जा रहा है कि ये तो आपदा में अवसर हमारे हाथ आया है, और अवसर तो कैसा आया है उसका उल्लेख भी आपने अपनी बात में कर दिया कि जिस तरह से लोग बदहाल स्थिति में लौटे हैं, अपना पैसा लगा करके लौटे हैं। उत्तराखंड में ही मैं जानता हूं कि भाई महाराष्ट्र से लोग लौटे, मध्य प्रदेश से लोग लौटे, तो एक एक आदमी ने 10-10, 20-20 हजार रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूट करके तब वो यहाँ वापस पहुंचे हैं। बल्कि अखबार में एक हेडलाइन छपी एक दिन तो बाकायदा कि हवाई जहाज के पैसे में सड़क के रास्ते वापस उत्तराखंड लोग पहुंचे विभिन्न प्रांतों से। तो इसलिए ये तो समझा जा सकता है कि वो क्या हमारे लिए कितना अवसर है, किसके लिए अवसर है। अवसर तो उन्हीं के लिए है जिनके लिए वो हमेशा से रहा है। और जो सवाल है हम लोगों का, जिसको कहा जा रहा है कि भाई रिवर्स माइग्रेशन हो गया, तो ये रिवर्स माइग्रेशन नहीं है, बेसिकली वो खुशफहमी है। रिवर्स माइग्रेशन तो ये तो थोपा गया वापसी है, क्योंकि जहां लोग गए थे रोजी रोटी कमाने के लिए, छोटी सी चीजों, छोटे छोटे काम धंधों को करने के लिए, वहां से लोग लौटे हैं वापस मजबूरी में, क्योंकि वहां उनको पूरी तरह से एक हाशिए पर छोड़ दिया गया, मरने के लिए छोड़ दिया गया, अपने हाल पर छोड़ दिया गया, तो लोग वापस लौटे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग वापस आए हैं उनको देने के लिए हमारे पास क्या है। तो उनको देने की क्या स्थितियां बदल गई हैं? क्या रोजगार के नए अवसर सृजित करने का कोई प्लान है? क्या खेती किसानी को बेहतर बनाने की कोई योजना है? क्या स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की कोई योजना है? तो वो कोई योजना नहीं है, उस तरह का कोई योजना नहीं है। और जिसको बताया जा रहा है, जिस मनरेगा को एक तरह से पूरी तरह केंद्र की सरकार जो है कहती थी कि ये बकवास योजना है, आज के दिन पर सारी आस उम्मीद जो है उस मनरेगा पर टिक गई है। लेकिन उस मनरेगा की स्थिति यह है कि पिछले साल के बजट में इस वर्ष का जो बजट है उसमें 13% बजट कम किया गया है। ये इसका एक पहलू है। 9,000 करोड़ रुपया, 9,500 करोड़ रुपया उस मनरेगा के बजट में कटौती की गई है। आज के दिन पर यह लग रहा है कि जितने सब वापस आएंगे सब मनरेगा में मजदूरी करने लगेंगे। तो ऐसा होगा नहीं, कैसे ऐसा मनरेगा में लोग मजदूरी करेंगे। मैं आपके सामने इस संदर्भ में एक तथ्य का जिक्र करना चाहता हूं। उत्तराखंड सरकार ने एक पलायन आयोग बनाया, उस आयोग की रिपोर्ट पर अलग से बात करेंगे। लेकिन वो अभी तो ये चर्चा भी चली कि पलायन आयोग के जो अध्यक्ष हैं नेगी साहब, वो अपना पुश्तैनी मकान पौड़ी में बेच करके देहरादून आ गए, वो भी पलायन कर गए फुली। तो उस पलायन आयोग ने इस रिवर्स माइग्रेशन के सवाल पर एक रिपोर्ट अप्रैल के महीने में दी, और वो रिपोर्ट का आंकड़ा मैं थोड़ा आपके सामने रख देता हूँ चर्चा को ठीक करने के लिहाज से। तो वो कहता है कि भाई जो रिवर्स माइग्रेंट्स हैं वो उसमें से 25 से 30% तो उत्तराखंड के शहरों से गांव को लौटे,
मतलब देहरादून से, ऋषिकेश से, जी। कोटद्वार से, रुद्रपुर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा से, वो 25 से 30% वो संख्या है। देश के विभिन्न राज्यों से जो लोग लौटे हैं उनका आंकड़ा वो कहता है 60 से 65% हाँ, और 3 से 5% लोग हैं जो कि विदेशों से वापस आए हैं, दुबई से, ओमान से, आयरलैंड से, चीन से, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तमाम जगह से। और ये जो सरकार बता रही है कि ये सारे लोग मनरेगा में मजदूरी करने लगेंगे या खेती किसानी करने लगेंगे, तो अप्रैल के महीने में जारी की गई ये रिपोर्ट कहती है कि ये जो तमाम लोग हैं, इनमें से अधिकतर लोग न तो कृषि करेंगे न बागवानी करेंगे, है ना, क्योंकि ये रिपोर्ट कहती है क्योंकि वहां प्रति परिवार भूमि जो है वो बहुत कम है। और यही रिपोर्ट कहती है कि मनरेगा में भी लोग काम नहीं करेंगे, ये सारे लोग, ये जो वापस लौटे हैं। तो ये बहुत बहुत साफ साफ सरकारी रिपोर्ट है जो कह रही है कि भाई खेती किसानी नहीं करेंगे, बागवानी नहीं करेंगे, मनरेगा में काम नहीं करेंगे। ये अप्रैल के महीने में दी गई रिपोर्ट कह रही है। तो आप समझिए कि ये संकट गहराने जा रहा है। ये संकट हमारे सामने जो था, जिसको जो लोगों के निकल जाने से, जो लोग अपने आप, चूंकि सरकार की कोई भूमिका, सत्ताओं की कोई भूमिका, नीति नियंताओं की कोई भूमिका उनके जीवन में नहीं थी, तो लोगों ने देश के दूसरे प्रांतों में अपने लिए जगह तलाश ली थी, वहां जाकर के अपना रोजगार कर रहे थे, उससे अपना परिवार चला रहे थे। तो आज के दिन पर इस कोविड के चलते ये अवसर नहीं है, बल्कि संकट बड़ा हो गया है, संकट उससे ज्यादा गहरा हो गया, क्योंकि वो सारे सवाल वैसे के वैसे अपनी जगह पर खड़े हैं। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हम लोग जब अलग राज्य की बात कर रहे थे, तो अलग राज्य की बात करते हुए हम ये समझते थे कि कृषि को हम आर्थिकी का आधार बनाएंगे, वानिकी को, फलोत्पादन को, बागवानी को आर्थिकी का आधार बनाएंगे। हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है जिसने सेब को अपनी आर्थिकी का जरिया बनाया और उसके आधार पर तरक्की की। तो हम ये समझते थे कि राज्य बनेगा तो शायद हमारे यहाँ भी इस तरह की दृष्टि जाएगी, इस तरह से चीजें होंगी। लेकिन जो 20 सालों में जो हुआ, तो पिछले वर्ष उत्तराखंड की सरकार जमीन का जो कानून लेकर के आई है, जिसमें जमीन खरीदने को पूरी तरह से खुला कर दिया गया है। ऐसा हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है। जैसा यहाँ किया गया है कि औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर कोई भी कितनी भी मर्जी कृषि भूमि खरीद सकता है, कितनी भी जमीन खरीद सकता है। और एक ऐसे समय में जब हमारे यहाँ कृषि का रकबा लगातार घट रहा है। हमारे यहाँ अखिल भारतीय किसान महासभा ने ही एक सर्वे किया, एक बुकलेट निकाली है, जिसमें उन्होंने कहा कि 9% के आसपास केवल कृषि भूमि उत्तराखंड में रह गई। 2004 में जो 40 साला बंदोबस्त था वो खत्म हो गया, उसके बाद कोई बंदोबस्त भी नहीं हुआ। तो भूमि का बंदोबस्त नहीं हुआ, लेकिन भूमि बेचने का बंदोबस्त, भूमि का बेरोक-टोक विक्रय का बंदोबस्त पिछले साल जो त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार विधानसभा में कानून लेकर के आई, उस कानून के जरिए कर दिया गया। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां जमीन बेचने की ऐसी खुली छूट हो। मैं आपको 2-3 राज्यों के कानून के आधार पर इस बात को कहना चाहता हूं कि ऐसे जमीन बेचने का कि खुले तौर पर कि पूरी जमीन बेच दी जाए, कोई रोक टोक नहीं हो, कोई बंदिश नहीं हो, ऐसा कोई राज्य इस देश में नहीं है। हिमाचल प्रदेश हमारे पड़ोस का राज्य है, जिसकी चर्चा हम गाए बगाए करते रहते हैं। और हिमाचल प्रदेश में टीनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 है, उसकी धारा 118 में ये प्रोविजन है, ये प्रावधान है बाकायदा कि कोई भी कृषि भूमि गैर कृषि कार्य के लिए नहीं बेची जा सकती, किसी सूरत में नहीं। एग्रीकल्चरल लैंड नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए नहीं बेची जा सकती, ये वहां प्रोविजन है। और बाय द वे कोई धोखे से वो जमीन बेच दे, जांच होगी, जांच के बाद यदि पाया गया कि यह गलत तरीके से जमीन बेची गई है, तो वो जमीन सरकार में निहित हो जाएगी, उस व्यक्ति को फिर वापस नहीं मिलेगी। या सिक्किम है, सिक्किम में भी ये कानून है। सिक्किम तो 2018 में कानून लेकर के आया कि जो लिंबू या तमांग समुदाय के लोग हैं, वो अपनी जमीन किसी अन्य समुदाय को नहीं बेच सकते। और सिक्किम के कानून में उसके साथ ये प्रोविजन है कि अपने समुदाय के भीतर भी यदि व्यक्ति जमीन बेचेगा, तो कम से कम 3 एकड़ जमीन व्यक्ति को अपने पास रखनी होगी। पूरी जमीन वो तब भी नहीं बेच देगा, जैसा हमारे यहाँ कर दिया गया है। इसी तरह से मेघालय का कानून है 1971 का, उसमें भी आदिवासी गैर आदिवासी को अपनी जमीन नहीं बेच सकता है।
उसको अगर जमीन अन्य गैर आदिवासी को बेचनी है तो एक प्रोविजन है, एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में भी ये होगा कि गैर आदिवासी यदि जमीन खरीद रहा है तो वो जनजाति के लोगों के आर्थिक हित से उस शिक्षा में और अन्य उद्योग में आदिवासी लोगों को मौका देगा कि नहीं देगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो पूरे देश में कहीं ऐसा कानून नहीं है कि जमीनें इस तरह से बेरोक टोक तरीके से बेची जा सके। लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार, पिछले साल वो जो उन्होंने यहाँ इन्वेस्टर्स मीट किया, उस इन्वेस्टर्स मीट के नाम पर वो उन्होंने जमीनें बेचने का कानून, और 1 साल के बाद भी जो आंकड़ा वो बता रहे हैं, जो पहले दिन वो कह रहे थे कि 20 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हो गया है, साइन हुआ है। एमओयू के उदाहरण इस देश में है कि वो हमेशा वेग होते हैं, फर्जी होते हैं, वो धरातल पर नहीं उतरते। तो 20 लाख करोड़ से और 22 लाख करोड़ रुपए के एमओयू तक साल भर के भीतर वो आए हैं, लेकिन जमीन बेचने का इंतजाम उन्होंने कर दिया है। तो तब कृषि भूमि बेचने का बंदोबस्त इस राज्य में हो गया। दूसरी बात जो आपने कही, मैं बहुत संक्षेप में, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला मॉडल है, तो बेसिकली आप कुल मिलाकर के यहाँ के लोगों की जमीन उनसे लेकर के उनको अपनी जमीन पर मजदूर बनाना चाहते हैं। इससे ज्यादा आप उनके लिए कोई स्थिति नहीं रखना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्योंकि कौन करेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? तो बड़े पूंजीपति करेंगे, बड़े धन्ना से करेंगे, उन्हीं के लिए ये मॉडल है। होना तो ये चाहिए था कि बस सामूहिक खेती, सामुदायिक खेती को प्रोत्साहित किया जाता, कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जाता, ताकि सामूहिकता के साथ भूमि बंदोबस्त नए सिरे से करके जो भूमिहीन लोग हैं उनको सीलिंग से फाजिल जमीनें दी जाती, ताकि भूमिहीनों को भी जमीन मिले, वो जमीन पर कृषि को अपने रोजगार का जरिया बना सकें। बड़ा संख्या में जो दलित आबादी है खासतौर पर, वो भूमिहीन है, तो उसको भी जमीनें मिलती, नए सिरे से भूमि सुधार के कानून बनते, और तब ये इंतजाम होता, तब हम कृषि को, बागवानी को आर्थिकी का आधार बना सकते थे। लेकिन सरकार इसके ठीक उल्टे रास्ते पर चली गई है। उसने बड़े पूंजीपतियों को जमीन बेचने का और उनके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रास्ता खोल दिया। जब पलायन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, तो पलायन आयोग ने सितंबर 2019 में, और उस रिपोर्ट में उसने कहा कि भाई जो पलायन का सबसे बड़ा कारण है वो रोजगार का सवाल है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 50.16% 50.16% लोग जो है वो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। उसमें भी जो सबसे टोटल माइग्रेंट्स में से सबसे बड़ी आबादी है वो 25 से 35 साल के युवाओं की है। 42.2% 25 से 35 साल के युवा हैं जो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। उसके बाद बेहतर शिक्षा के लिए पलायन करने वालों की संख्या 15% है, और 8% स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पलायन करने वाले लोगों की संख्या है। तो ये जो स्थिति है रोजगार की, और इसके अलावा एक और रिपोर्ट के जरिए भी हम समझते हैं, 2-3 और आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल एक मानव संसाधन विकास रिपोर्ट तैयार कराई, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो उत्तराखंड सरकार ने तैयार कराई, और ये रिपोर्ट कहती है कि बेरोजगारी की दर जो 2004-05 में 9.8% थी, वो बढ़ करके 2017 में 17.4% हो गई है बेरोजगारी की दर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि रोजगार का जो पूरा सिनेरियो है, जो पूरा परिदृश्य है, उसमें बेरोजगारी चरम पर है। और इसके अलावा एक और जो सर्विस सेक्टर की बात है, पिछले साल को उत्तराखंड सरकार ने घोषित किया कि वो रोजगार वर्ष है 2019। तो रोजगार वर्ष है, 56,000 के करीब सरकारी पद हैं जो इस राज्य में रिक्त है, और उन पर नियुक्तियां नहीं हो रही। मितव्ययता के नाम पर अभी इस राज्य के मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी कर दिया जिसमें कहा कि सारे नियुक्तियां जो है आउटसोर्सिंग के जरिए करनी है, ठेके पर करनी है, स्थायी नियमित नियुक्ति करनी ही नहीं। लेकिन और इसी बीच में आप देखिए तो पॉलिटेक्निक के 250 के आसपास संविदा शिक्षकों को हटाया जा रहा है, वो पॉलिटेक्निक बंद कर रहे हैं, तो 250 के करीब लोग और बेरोजगार होने के कगार पर खड़े हैं। इसी तरह से उपनल में भी जो लोग उपनल के जरिए लगे थे, अब सबको आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी लगाने की प्रक्रिया चल पड़ी है। इसी कोविड में लोग काम कर रहे थे, लेकिन वो सब निकाले गए हैं। आशाएं जो एक तरह से उनको तो मानदेय मिलता है, और मानदेय क्या है, मैंने तो पहले भी कहा कि वो मानदेय नहीं, वो तो अपमानदेय है जो आप देते हैं उनको। लेकिन वहां भी अभी चंपावत जिले में 250 आशाओं को हटाने का आदेश सरकार की तरफ से कर दिया गया है, और
पूरे प्रदेश में ये प्रक्रिया, उधम सिंह नगर में भी लिस्ट बनाई जा रही है कि जो स्थायी और नियमित नियुक्ति मांगता है उसको रोजगार नहीं देना है, उन सबको हटा देना है। तो ये जितने सेक्टर्स हैं रोजगार के सरकारी क्षेत्र के, उन सबसे लोगों को बाहर करने की प्रक्रिया चल रही है। इस राज्य में रोजगार किसको मिल रहा है? तो इस राज्य में रोजगार मिलता है अफसरों को। ये अफसर रोजगार राज्य है। अफसरों को रिटायरमेंट से पहले रोजगार का बंदोबस्त हो जाता है। 2 मुख्य सचिवों के अलावा कोई मुख्य सचिव नहीं है जो कि रिटायर होकर के घर गया हो, जिसका पुनर्नियुक्ति नहीं हुई हो। एक वो पवार साहब हैं IAS, वो 10 साल पहले उन्होंने VRS ले लिया अपनी नौकरी से, जिस भी वजह से लिया, और वो दोबारा नियुक्ति पा गए। या ये जो पलायन आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये फॉरेस्ट से रिटायर अफसर हैं। तो ये रिटायरमेंट के बाद के सेटलमेंट का राज्य होकर के रह गया है यहाँ। और जो सिडकुल का भी आपने बात कही, सिडकुल में जितने उद्योग लगे, मैं तो इस बात को बहुत पहले से कहता रहा हूं कि ये जो शब्द है पूंजी निवेश, ये भ्रामक शब्द है। दरअसल जिसको आप कह रहे हैं कि वो पूंजी निवेश कर रहा है, वो नहीं करता पूंजी निवेश। निवेश तो सरकार करती है। जमीन सरकार उसको फ्री में दे रही है। कौड़ियों के मोल 8 रुपया वर्ग मीटर, 10 रुपया वर्ग मीटर, 5 रुपया वर्ग मीटर उसके पट्टे का किराया है। इतना 5 रुपया वर्ग मीटर आप पंतनगर में जरा जमीन खरीद करके देखिए, हरिद्वार में जमीन खरीद के देखिए, 10 रुपया वर्ग मीटर। तो 8 रुपया वर्ग मीटर, 10 रुपया वर्ग मीटर पट्टे का किराया है। उस पर हजारों एकड़ जमीन उसको मिल रही है। उसमें बिजली फ्री, उसमें पानी फ्री, उसमें एक समय टैक्स हॉलिडे एक नया शब्द आया यहाँ इस देश में। आजकल टैक्स पेयर्स बड़ा जोर लगाते हैं, तो टैक्स हॉलिडे उनके लिए है। टैक्स की छूट साहब 10 साल तक, और उसके बाद 4,000 5,000 रुपए की नौकरी हमारे लोग कर रहे हैं, ठेके की नियुक्तियां, और जब चाहे उनको बाहर फेंक दो, जब चाहे उठा करके वो कर दो। तो ये दरअसल रोजगार सृजन को लेकर के कोई नीति, कोई दृष्टि, किसी तरह का विजन है ही नहीं। और उसके चलते बेरोजगारों की एक बड़ी फौज इस राज्य में खड़ी हो रही है। और इसके साथ बस एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं कि अभी रोजगार नहीं देने के पीछे तर्क है कि साहब खजाने पर बोझ पड़ता है। और कल हमने देखा, एक बार फिर से, हम तो बहुत समय से इस बात को कह रहे हैं, जंतवाल साहब ने जब अपनी बात कही तो गैरसैंण का जिक्र उन्होंने किया। अभी 1 महीना नहीं बीता जब सरकार ने कहा ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, और कल के अखबारों में खबर थी कि फिर रायपुर के लिए जमीन देखने का कार्यक्रम चल पड़ा है। ये 2012-13 से चल रहा है। मैंने तो RTI में सारे कागज मांगे, मैंने कल उसको सार्वजनिक भी किया कि भाई ये दोबारा से। और असल में मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे जितने आंदोलनकारी लोग हैं, कल जब मैंने उन कागजों में 2015 में वो कागज सार्वजनिक कर चुका हूं, कल जब सार्वजनिक किया तो लोगों ने कहा साहब आपने बड़ी जानकारी दी। तो हम जो लोग हैं, जो आंदोलन के लोग हैं, संघर्ष के लोग हैं, उनको भी सरकारों के झूठ के बरक्स वही बातें बार बार दोहरानी पड़ती हैं कि नहीं भाई ये झूठ है, और असल में तथ्य ये है। असल में बात ये नहीं है कि हम जानते हैं, जैसे जंतपाल जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं कि ये बातें कही जा चुकी, लेकिन जो आ रहा है लोगों की स्मृति इतनी कमजोर है कि वो पुराने तथ्यों को भूल जाते हैं। इसलिए बार बार कहना पड़ता है कि क्यों गैरसैंण की बात, क्यों ये रायपुर का षड्यंत्र। तो 2012-13 से रायपुर का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें विजय बहुगुणा शामिल है, उसमें हरीश रावत शामिल है जिन्होंने टेंडर निकाला, उसमें वो गोविंद सिंह कुंजवाल शामिल है जो कि गैरसैंण की बड़ी बड़ी बात करते थे, और आज के दिन पर त्रिवेंद्र रावत भी शामिल है। तो मैं इस बात को रोजगार के संदर्भ में कह रहा हूं कि रोजगार देने को तो आपके खजाने पर बोझ पड़ता है, लेकिन एक राज्य में आप 2 राजधानी बनाएंगे, 3 विधानसभा के भवन बनाएंगे, 3 सचिवालय बनाएंगे, 50,000 करोड़ रुपए के कर्जे वाले राज्य में, तो उसमें किसी पर बोझ नहीं पड़ता। तो इससे आप सरकारों की दृष्टि, अफसरों को पुनर्रोजगार देने में किसी तरह का बोझ खजाने पर नहीं पड़ता। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का, या कौड़ियों के मोल जो उद्योगों में आप जमीन देते हैं, फ्री में टैक्स हॉलिडे करते हैं, फ्री में लगभग जमीन देते हैं, बिजली में छूट, पानी में छूट, और उसके बाद 4,000 5,000 रुपए में हमारा नौजवान 12 से लेकर 18 घंटे तक उन फैक्ट्रियों में खटता है। तो ये पूरा एक परिदृश्य है। देखिए, एक तो मतलब इसको भी हमको थोड़ा पीछे से समझना चाहिए कि जो आज के दिन पर ये हालत है, उत्तराखंड राज्य का जब आंदोलन चल रहा था, मतलब आंदोलन चल रहा था का मतलब है 1994 में जब चल रहा था, उससे पहले एक लंबी लड़ाई, एक लंबी यात्रा है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं अभी। लेकिन 1994 में जब आंदोलन हुआ और आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा, तो उसमें जो आज हमारा राजनीतिक संकट है, वो संकट की जड़ें वहीं निहित है।
एक तरह से जो पूरे हमारे आंदोलन की वैचारिक कमजोरी थी, उसका फल हम आज भुगत रहे हैं पिछले 20 साल से। उस आंदोलन में बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो फोर्सेस आई, उन सब ने गैर राजनीतिवाद को जबरदस्त तरीके से बढ़ावा दिया। मैं कहा कि वहां सबसे बड़ा नारा था कि नहीं भाई, राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि राज्य मांगा जा रहा है तो राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? राज्य तो राजनीतिक सवाल है, गैर राजनीतिक सवाल नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई आंदोलन है कि सबको साथ लेकर के चलना चाहिए आंदोलन में, सबको साथ लेकर के मतलब कांग्रेस वाला भी चलेगा, भाजपा वाला भी चलेगा, सब साथ चलेंगे। तो आंदोलन तो एक लड़ाई है, संघर्ष है, और संघर्ष किसी न किसी के खिलाफ है। तो जिन फोर्सेस के खिलाफ संघर्ष था, जिन ताकतों के खिलाफ संघर्ष था, वो उनको हमारे आंदोलन में पेनिट्रेट करने का मौका मिला, और उनको चूंकि पेनिट्रेशन का मौका, उनको घुसपैठ करने का मौका मिला, और अंततः जो आंदोलनकारी ताकतें थी वो सब बाहर हो गई। क्यों कैसा राज्य, क्यों राज्य, कैसा राज्य का सवाल उस समय लोगों ने कहा कि नहीं, ये सब चर्चा नहीं, केवल राज्य। आज राज्य की बात करो केवल इस समय, बस बाकी बात मत करो। बाकी तो जब राज्य बनेगा तब हम ही तो चलाएंगे। लेकिन वो सारे लोग जो कहते थे कि हम राज्य चलाएंगे, वो सारे के सारे लोग हाशिए पर पहुंच गए, वो सारे लोग किनारे धकेल दिए गए, और राज्य उनके हाथों में चला गया जो राज्य के विरोधी थे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है राज्य के विरोधी होने का। उसमें उदाहरण गिनाए जा सकते हैं भाजपा और कांग्रेस के लगातार। और इसीलिए आज अगर वो राज्य के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं तो वो उनकी पॉलिटिक्स है, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये एक हमारे आंदोलन की जो वैचारिक कमजोरी थी, जो उसका वैचारिक कमजोर, मतलब उत्तराखंड में 1994 में जो जन आंदोलन था, वो अपने आप में सीखने समझने की बात है। उसका जितना व्यापक फलक था, जितने बड़े लेवल पर उसमें मास पार्टिसिपेशन था, और निश्चित ही जो फोर्सेस थी, उसमें यूकेडी है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, बाकी तमाम ताकतें हैं, उनका बहुत सालों के परिश्रम की वजह से लगातार इस एजेंडे को जब कोई नहीं पकड़ रहा था, नहीं पूछ रहा था, तो तब भी वो इस एजेंडे के साथ खड़े थे। उसका ही परिणाम था कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई के साथ अपने आप को रिलेट किया। ये सही बात। और जितना बड़ा व्यापक, यहाँ पर अगर मुझे अनुमति दे, मैं एक बार पूछना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है एक पत्रकार के तौर पर। पुष्पेश जी भी यहाँ पर है, बाकी लोग भी हैं, इंद्रेश भी हैं, पुष्पेश जी। मैं संक्षेप में पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है? पैसे की बात तो मुझे समझ में आती है, चुनाव बहुत महंगे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि लोग फिर उन लोगों को वोट ही नहीं देते हैं जो लोग उनके साथ खड़े होते हैं मुश्किल के वक्त में? लोग फिर, ये पैन इंडिया प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपसे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहता हूँ। जो उत्तराखंड में इंद्रेश जो है उसको वोट नहीं देते लोग, जबकि वो कहते हैं कि वो और खड़े भी होते हैं लोगों के साथ, या पुष्पेश जी को नहीं देंगे, या उन लोगों को नहीं देंगे जो निर्दलीय खड़े होते हैं। ऐसा आप क्या देखते हैं फिनोमेना, अनइवन जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको, उसके अलावा? देखिए, मैं इसको मैं वहीं तक आता हूँ, मतलब हम इसको, इस सवाल को खैर थोड़ा सा और देखने समझने की बात है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो प्रॉब्लम है, तो दरअसल हम उन लोगों के हाथ में वापस पहुंच गए जिनके खिलाफ हम राज्य के लिए लड़ रहे थे, राज्य का आंदोलन कर रहे थे। और उसके मतलब उत्तराखंड आंदोलन के इतने व्यापक पार्टिसिपेशन, इतनी जबरदस्त जन भागीदारी के बावजूद उसकी जो ये वैचारिक कमजोरी थी कि जो सबको साथ लेकर के चलने की कमजोरी, जिसमें किसी विचार की बात नहीं, किसका क्या मामला है उसकी बात नहीं, तो ये। लेकिन आज के दिन पर राज्य बनने के बाद राज्य चूंकि उन्हीं लोगों के हाथ में है जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे, तो हमारे सामने जो रास्ता है वो उनकी जो पहुंच है, उनकी रीच है, हमसे ज्यादा है, ये सही बात। लेकिन अगर कोई, मैं सिर्फ रास्ते की बात कर रहा हूँ, मैं उस सवाल में भी जो हृदयेश भाई ने पूछा है उसमें जाने के बजाय मैं रास्ते की बात ये कह रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आज मैं इस बात को बहुत सालों से लगातार साथियों से कहता रहा हूँ कि असल में हमारे सामने रास्ता क्या है। ये एक छोटा राज्य है, हमको इस छोटे राज्य में ये सहूलियत है कि हम किसी प्रदेश के कोने में कोई बात कहें और हमारी बात पूरे प्रदेश में सुनाई दे। वो उत्तर प्रदेश में संभव नहीं था। उत्तर प्रदेश में इतनी कमजोर पॉलिटिकल ताकत जितनी हमारी अभी है, उतनी ताकत के बाद हमारी बात नहीं सुनी जाती। लेकिन आज के दिन पर उत्तराखंड में, क्योंकि छोटा राज्य होने के नाते, हम कोई बात कहते हैं तो वो बात सुनी जाती है। तो इस राज्य को असल में अभी जो जरूरत है, जो जितनी लड़ने वाली ताकतें हैं, उन लड़ने वाली ताकतों को इकट्ठा होकर के
आंदोलनों के संघर्षों के मोर्चे की जरूरत है। हमारे यहाँ एक कवायद शुरू होती है, उसमें हम सारे लोग शामिल हैं, जो एन चुनावों के वक्त शुरू होती है कि चुनाव सर पे आता है, तब हम सारे लोग बैठते हैं, कोशिश करते हैं कुछ सीट शेयरिंग, सीट एडजस्टमेंट हो जाए, और हमारे आग्रह पूर्वाग्रह जो भी रहते हैं उसके चलते वो एडजस्टमेंट हो नहीं पाता, वो कभी नहीं होता। 2002 में हमने देखा, 2007 में देखा, 12 में, 17 में, सब जगह देखा। तो हम एन चुनाव के वक्त ऐसा इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बहुत साल से मैं इस बात को कह रहा हूं कि असल में ये चुनावी मोर्चे की जरूरत उत्तराखंड में वैकल्पिक राजनीति के लिए नहीं है। उत्तराखंड में आंदोलनों संघर्षों के मोर्चे की जरूरत है, और आंदोलनों संघर्षों का, लड़ाइयों का मोर्चा बनेगा, वो चुनाव में जाएगा तो निश्चित ही चीजें बदलेंगी। और मान लीजिए कि आज के दिन पर हमारी अंदर कोई पॉलिटिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन सड़क पर आंदोलनों के जरिए, लड़ाइयों की ताकत के जरिए जितना हम कर पाते हैं उतने में बहुत बार हम सरकार को पीछे धकेलने में कामयाब भी होते हैं, हम उसमें सफलता भी पाते हैं, ये छोटे राज्य की वजह से। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आंदोलनों का मोर्चा, संघर्षों का मोर्चा, लड़ाइयों का मोर्चा, सड़क का मोर्चा, जन विरोधी ताकतों के खिलाफ जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको बनाना पड़ेगा। यही उनके लिए रास्ता है। व्यापक जनसंपर्क और गांव-गांव लोगों से जुड़ना, ये सब उसमें निहित है, लेकिन यही रास्ता है। आंदोलनों के मोर्चा, संघर्षों का मोर्चा, ये रास्ता है, मैं समझता हूँ।